a fifth-time member of parliament from the Lok Sabha, somebody who belongs to Karnataka, who has had roots in Karnataka for education, a visionary Jan Nayak of the PDA, an engineer, and the national president of the Samajwadi Party. Most welcome, sir. Before we begin with the proceedings, I will invite Shri Rajiv Rai, Honorable Member of Parliament, to please come on the stage and felicitate the distinguished guests. Firstly, I'll request you to present a bouquet to Honorable Shri Akhilesh Yadavji, the National President of Samajwadi Party, a Member of Parliament, fifth time in the Lok Sabha, and the former Chief Minister of Uttar Pradesh. Next, I request Rajiv ji to please present a bouquet to Alok Ranjan Saab, former Chief Secretary of Uttar Pradesh. And please welcome Shri Kiran Hegde ji, entrepreneur and a former classmate, batchmate of our National President, Shri Akhilesh Yadavji, Kiran Hegde ji. Thank you. I also request you to please come and welcome the dignitaries once. Thank you. Good afternoon, distinguished guests. Now we arrive at the most awaited part of the startup, the super session. This session brings together experience, vision, and leadership. It represents an open dialogue on India's future, our economy, innovation, ecosystem, youth aspiration, and the nation we want to build for the next generation. और इसके लिए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 5वीं बार के सांसद, जिनको मैं सबसे ज्यादा विजनरी नेता मानता हूं, और जब कहता हूं कि सबसे ज्यादा विजनरी नेता हैं देश के, तो इसलिए नहीं कहता हूं कि हमारे नेता हैं। जब किसी ने सोचा नहीं था, देश मजाक उड़ा रहा था, तो उत्तर प्रदेश के बनाकर फाइटर जेट उतारने की भी बात किसी ने नहीं सोचा होगा। यूपी का पहला आईटीसीटी, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ना, और इनकी ये लाइन हमेशा मैं याद रखता हूं, डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। मैं अगर ऐसे कहानियां सुनाने लगूंगा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि घर में कोई बीमार पड़ जाए गांव के दूर दराज में, पड़ोसी आए या ना आए, 108 नंबर के समाजवादी एम्बुलेंस पर फोन कर दो, रिस्पांस टाइम इतना कम कि पड़ोसी से पहले एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी होगी और इलाज कराएगी। विमेन पावर हमारी हमें बहुत ऐसा लग रहा था कि महिलाएं असहाय महसूस करते हैं, इसलिए वी वांट टू गिव दैट नेम हेल्पलाइन, सो वी मेड इट विमेन पावर। 1090 आज भी लखनऊ चौराहे के नाम से फेमस है। मुझे लगता है कि सुपर सेशन का टाइम कम पड़ जाएगा अगर वो सारी बातें सुनाने लगूंगा। मैं खाली उदाहरण इसलिए बताया कि आपको ये लगे कि जब मैं कहता हूं कि देश के सबसे बड़े विजनरी नेता, तो ये उन्होंने करके दिखाया है। जो कभी मजाक उड़ाया थे, आज उनके पीछे चलते हैं, जो करके दिखाए उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने नेता का, स्वागत करता हूं सारे स्ट्रीम्ड गेस्ट का, और अभिषेक जी से कहता हूं ये सुपर सेशन शुरू करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राजीव राय साहब। So here we are with the super session for Vision India Plan, Develop and Ascent. मेरा सबसे पहला सवाल हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी से है। सर, जब विजन इंडिया प्लान, डेवलप और असेंट की आपने घोषणा की,
एक सीरीज ऑफ स्टार्टअप्स, एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स की आपने घोषणा की, एक विजन दिया आपने देश के लिए, तो लोगों को कहीं ना कहीं मन में सवाल आया कि ये सीरीज ऑफ समिट्स आप क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा, विजन इंडिया के पीछे जो प्लान डेवलपमेंट एसेंट है, इसके पीछे आपकी सोच क्या है, आपका भाव क्या है, चाहते क्या है, विजन क्या है इसके पीछे आपका? धन्यवाद अभिषेक जी। मैं सबसे पहले तो जो हमारे गेस्ट, जो पैनलिस्ट आए, एक्सपर्ट्स आए, रेखा जैन जी, हमारे साथ जो दूसरे साथी थे, कुणाल जी और प्रदीप दत्ता जी, जॉयदीप दत्ता जी, और एक और हमारे पैनलिस्ट थे रवि कृष्ण। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी जानकारी से, अनुभव से जो हमें लाभ दिया है, मैं उसके लिए हमेशा हमेशा धन्यवाद रहूंगा। इसके साथ साथ अगर इतने गेस्ट ना आए होते, मैं गेस्ट लोगों का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि बिना गेस्ट के ये कार्यक्रम संभव नहीं था। इसलिए गेस्ट लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिनके आने से ये कार्यक्रम हमारा अच्छा हो रहा है, सफल हो रहा है। हालांकि मैं खुद बेंगलोर में, मैसूर में पढ़ा हूं, लेकिन आज हमारे ही यूपी के राजीव राय जी हमारा स्वागत कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है कि मेरे साथ किरण हेगड़े हैं, ये हमारे बैचमेट हैं, और क्योंकि हमारे साथ पढ़े हैं तो इन्हें हमारे बारे में जानकारी बहुत होगी। अभिषेक जी ने कम बताया है। मैं बहुत और कुछ पूछने जा रहा हूं सर अभी इनसे, बहुत सारी बातें सामने खुल के आएंगी, और जो बातें मैंने इनसे ये भी निवेदन किया है कि जो बातें देश नहीं जानता, जिसने आज तक कभी किसी मंच पर न सुनी हो, वो भी आपके बारे में बताएंगे आज। मैं विजन इंडिया और इसके बारे में सोचना इसलिए भी जरूरी है, और बेंगलोर से शुरू करना। बेंगलोर की तरफ सब लोग देखते हैं, ये शहर वो है जिसकी तरफ देखते हैं कि बेंगलोर में टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, या हम यूं कहें कि भारत का सिलिकॉन वैली अगर किसी को कहा जाता है तो वो बेंगलोर ही है। इसलिए बेंगलोर से शुरुआत करना और खासकर स्टार्टअप जैसी चीज को टेकअप करना, शायद ये सबसे बड़ा हब है यहाँ पर, इसलिए हमने शुरू किया। क्योंकि विजिट इंडिया और उसको लेकर के जाना, हम सब एक चीज से जुड़े हुए हैं। एक तो हम भारतीय हैं, भारतीयों के साथ साथ हमारे अंदर हिंदुस्तान जाना जाता है, और इधर मैं देख रहा हूं विजन इंडिया में इन सबको जोड़ करके, और जो हिंदुस्तानी की आपातकाल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, इसलिए जरूरी बनता है कि विजन इंडिया समिट करके हम लोगों को जोड़ें और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है आपने कि विजन इंडिया जरूरी भी है और शायद देश के लिए मजबूरी भी है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है अभी, इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप और एक्सपैंड कर दें कि हिंदुस्तानियत का आपातकाल आपने शब्द इस्तेमाल किया, इसका क्या अर्थ है? हिंदुस्तानियत का आपातकाल, आप क्या हिंदुस्तानियत है क्या? आपकी नजरों में उसकी व्याख्यान क्या है? भारत को पहचानने के लिए और भारत के बारे में जो हमेशा कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी पहचान रही है। हमारी पहचान रही विविधता। हम सब एक हैं, और एक रूपता लाना, एक साथ सबको जोड़ना, एकजुटता लाना,
और इधर हम लोग देखते हैं कि कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो थोपी जा रहे हैं, एक रंगी विचारधारा थोपी जा रही है हमारे ऊपर, एक रंगी, और इस तरह थोपी जा रही है कि उन चीजों के बारे में हम लोगों को बहस करनी पड़ रही है। हम लोग घर परिवार में बैठ करके भी उन बातों को सोच रहे हैं, एक दूसरे पे चर्चा कर रहे हैं। शायद कुछ सालों पहले हम लोग अपने घरों में, अपने दोस्तों, अपने बीच में वो बातें कभी नहीं चर्चा में लाते थे जो आज हमें चर्चा में लानी पड़ रही है। इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तानियों की जो हमारी एक पहचान थी, जो यूनिवर्सिटी हमारी एक पहचान बनकर के हम लोग आए थे हिंदुस्तानियत का, उसमें संकट पैदा ये सरकार कर रही है। तो हिंदुस्तानियत को आपने इंसानियत से जोड़ा कि जो इंसान है, जो उसकी बेसिक वो थी, और उसमें जो आज बंटवारा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये दिक्कत कितनी बड़ी हो गई है? आपने कहा आज घरों तक पहुंच गई है, ड्राइंग रूम्स में, परिवारों में चर्चा हो रही है, तो ये देश को किस दिशा में ले जा रही है? ये कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए? ये जहां हम कभी चर्चा नहीं करते थे, वहां हम राजनीति और बहुत सारी ऐसी बातों को ला रहे हैं जिससे दूरियां पैदा हो रही हैं। तो हमारे विजन इंडिया का मकसद यही है कि हम एकजुटता लाएं, हम अपनी हिंदुस्तानी नियत को पहचानें, और जो हमारी पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हम लेकर के और आगे चलें। तो सर, जो इंक्लूसिविटी की आपने बात की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आपने बात की, आपने कहा इंसानियत ही हिंदुस्तानियत है, तो आज इसमें जो एक रंगी की आपने बात कही, वो भाव इस कदर हावी हो रहा है, तो क्या हम ये समझें कि विजन इंडिया, प्लान, डेवलप एंड असेंट उसी का सोल्यूशन देने का एक तरीका है? जो कोशिश है हमारी कि हम प्रोग्रेसिव हों, पॉजिटिव हों, प्रैग्मेटिक हों, और हम प्रो पीपुल इंक्लूसिव की बात करें, हम सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करें, तो वही कोशिश है विजन इंडिया की कि हम सब एक साथ होकर के और लेकर के चलें। आपने प्रोग्रेसिव कहा, आपने प्रैग्मेटिक कहा, प्रो पीपल कहा, इंक्लूसिव कहा, इसको हम क्या और डिटेल में समझ सकते हैं? आपकी नजर में प्रोग्रेसिव क्या है एग्जैक्टली? हालांकि पॉलिटिकली तो हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमें का मंच है, जो हम प्लान डेवलपमेंट, डेवलप एसेंट को लेकर के और विजन इंडिया को लेकर के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव में हमारा मतलब है कि आज जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है उसे हमें काउंटर करना है। जो लगातार नकारात्मक है, वो हमारा जो ये पॉजिटिव विजन है उसको काउंटर करता है विजन इंडिया। पॉजिटिविटी हमारा काउंटर कर रहा है, जो निगेटिविटी फैल रही है उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिविटी। ओके। वहीं प्रैग्मेटिक जब हम बात करते हैं, तो जहां हमारा डेवलपिंग कंट्री है वहीं हमारी सीमाएं भी हैं, हम बंधे हुए भी हैं, लिमिटेशंस है हमारी, लिमिटेशंस हैं, हम उसके दायरे में हम काम करें। और जो प्रोग्रेसिव बात मैं कर रहा हूं, हाँ, वो प्रगतिशील बने रहना, रूढ़िवादी जो सोच है उससे दूर ले जाना, जो भेदभाव है हमारे अंदर, लगातार भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है उसको मिटाना, और बराबर का मौका दें। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव बात हो, उसी से हम ये तमाम जो गैर बराबरियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। जो इंक्लूसिव बात हम कर रहे हैं, हमेशा कोशिश रही है कि जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी हम साथ लेकर के चलें। इसीलिए इंक्लूसिव की बात जब हम कर रहे हैं, तो जो हमारा पिछड़ापन है, जो हम पिछड़ेपन के शिकार हुए हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, जिसका कभी कभी दमन हुआ है, हमारी महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है, कभी कभी हमारा जो किसान मजदूर है, जो आजकल बेरोजगार युवा है, उसको साथ ले जाने के लिए, इसलिए हम लोग इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है आप पहले भी कल भी आप व्याख्यान कर रहे थे तो मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। आपने बात रखी थी कि जो प्रताड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, उसको हम आगे लेकर के चलना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें जो विजन इंडिया का रोल है,
एक न्यू इंडिया यूथ की बात आप कहते हैं, आपने कल भी टीवी के इंटरव्यू में मैं देखा आपने कही, उसमें यूथ का आप क्या रोल देखते हैं? यूथ किस तरीके से देश को नया बना सकता है? न्यू इंडिया में या न्यू इंडिया में देश का क्या रोल यूथ का क्या रोल हो सकता है? आज का यूथ पॉजिटिव सोचता है, आज का यूथ जागरूक है, आज का यूथ तमाम चीजों को, दुनिया से कैसे जुड़ना है वो उन चीजों को समझता है। तो मैं समझता हूं कि अगर यूथ को जोड़ा जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। यूथ का आज पूरे देश का यूथ आपको इस मंच के माध्यम से, आपके इस विजन इंडिया के माध्यम से देख रहा है, और यूथ का आज सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है, फैसिनेशन जो है, किरण भी यहां बैठे हैं, चीफ साहब बैठे हुए हैं, वो स्टार्टअप पे है। तो आके आपने विजन इंडिया प्लान डेवलपमेंट एंड असेंट के एजेंडा में सबसे पहले स्टार्टअप को ही क्यों मुद्दा बनाया? इस समिट की शुरुआत स्टार्टअप से क्यों हो रही है? और मैं यहां पूछना चाहता था कि आपने बैंगलोर को क्यों चुना? आपका शायद कोई व्यक्तिगत कारण भी होगा बैंगलोर चुनने का, क्योंकि आपने शुरुआत की कि आप यहां के पढ़े हुए हैं। तो स्टार्टअप ही क्यों और बैंगलोर ही क्यों इस समिट की शुरुआत के लिए? बैंगलोर स्टार्टअप का हब है जी, और बैंगलोर से मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। जो पढ़ाई और जो मैं आगे बढ़ा, वो बैंगलोर से मुझे बहुत सीखने को मौका मिला। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई भी बड़ा काम, नया काम जो हमारे विजन इंडिया का है, जिसमें प्लान डेवलप और एसेंट की बात है, वो बैंगलोर से शुरू की जाए। और स्टार्टअप का भी ये हब है। एक तरीके से अगर हम देखें तो स्टार्टअप यहां का हब है, और स्टार्टअप और यूथ दोनों को अगर मैं कहूं, अपनी मुश्किलें और कमियों को दूर करने के लिए अगर यूथ आगे आता है तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान होगा। तो क्या सारे वर्ग हैं यहां पे, आप यूथ की बात दोहरा रहे हैं, तो क्या यूथ से ही उम्मीद है आपको? आप बदलाव जो लीड करना चाहते हैं, जो विजन की आपने बात करी है, क्या यूथ से ही वो एहसास है? वो यूथ से इसलिए कि कमियां जो हमारी हैं वो खोज सकता है, वो अपनी कमियां, अपनी मुश्किलें उसको खोजेगा। और एक डेवलपिंग कंट्री अगर है तो उस पर हर कदम पर समस्याएं हैं। बिल्कुल ठीक बात। और हमारा देश विविधता का है, डाइवर्सिटी है, तो समस्याएं बहुत हैं हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर। लेकिन स्टार्टअप जो है एक पॉजिटिव रास्ता है। जो स्टार्टअप अगर होता है शुरुआत, तो एक स्टार्टअप पॉजिटिव हमें रास्ता देता है। तो इसलिए यूथ जी, और क्योंकि शुरुआत बेंगलोर में है, यहां पर हब है इसका, इसलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए बैंगलोर से शुरुआत हो रही है क्योंकि यूथ का हब है, स्टार्टअप का कल्चर है, सिलिकॉन वैली है, और कहीं ना कहीं कर्नाटक के प्रति एक दिल का रिश्ता भी है आपका। तो इसलिए हम और आप आज यहां इकट्ठे हुए हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। आपने, मुझे याद है आज अभी पैनल डिस्कशन में भी ये बात आई थी, आपने शायद न सुना हो, लेकिन आलोक जी उस समय बैठे हुए थे। हमारे एक पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ये कोट किया कि लगभग पिछले 10 साल में स्टार्टअप का कल्चर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। स्टार्टअप का कल्चर बहुत तरीके से बदला है देश में, एक अलग वेव शुरू हुई है। और मुझे याद आ रहा है 2016 जब हिंदुस्तान की पहली एक प्रोग्रेसिव विजन के साथ, जो आपने क्राइटेरिया प्रोग्रेसिव रखा, इंक्लूसिविटी की बात की, यूथ की बात की, आपने एक नई आईटी पॉलिसी बनाई थी। और पहली देश की स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में उत्तर प्रदेश में बनी थी, जब आप चीफ मिनिस्टर थे और आप चीफ सेक्रेटरी थे। मुझे याद है कि 2016 में सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी, और केवल पॉलिसी ही नहीं बना बल्कि उसके लिए बजट का आवंटन करना, और इस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने का काम, और डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देना, और अधिकारियों का एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स का बना देना, उनके साथ काम करना, उसको आगे ले जाने के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी। और मैं समझता हूं मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी रहे हैं, वो इसको बेहतर समझा सकते हैं। जी, मैं
ये मेरे पास ये पॉलिसी है आज उत्तर प्रदेश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पॉलिसी जो आपने शुरू की थी 2016 की, उसकी कॉपी मैं लेकर के आया हूं। और इसमें चीफ साहब आप याद करेंगे, मुझे भी याद है मुख्यमंत्री जी के रूप में जब आपने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आपका ज्यादा वो होगा, आप इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। फंड ऑफ फंड्स भी आपने क्रिएट किया था, एक बड़ा फंड बजट के माध्यम से आपने दिया था। मैं ये जानना चाहूंगा, कभी लोगों को सुनने को नहीं मिलता कि एक चीफ सेक्रेटरी और एक चीफ मिनिस्टर के बीच में चर्चा क्या होती है, लोग बात क्या करते हैं। आपको जब मैं चाहूंगा आप वहां से बात शुरू करिए, जब आपने जिस दिन आपकी पोस्टिंग हुई होगी और आदेश जारी हुआ कि अब आप चीफ सेक्रेटरी हो गए उत्तर प्रदेश के। किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, आईएएस अफसर के लिए चीफ सेक्रेटरी होना करियर का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। वहां जिस दिन आपका वो ट्रांसफर आदेश जारी हुआ और आप मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे, उस समय आपने पहली बात इन्होंने आपसे क्या कही, अगर आपको याद हो, और फिर मुझे बताइए इस पॉलिसी पे का फ्रेम कैसे हुआ। नहीं, थैंक यू सर। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आई हैड द ग्रेट प्रिविलेज एंड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग एज चीफ सेक्रेटरी विद अ ट्रूली विजनरी लीडर लाइक मिस्टर अखिलेश यादव। और मैं कहूंगा कि ये जो विजन इंडिया की बात कही जा रही है, आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं होगा जो विजन इंडिया की बात कर सकेगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ही ऑलवेज हैड अ ग्रेट विजन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द पीपल। और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में विजन की बात सर हमेशा करते रहे हैं। जो आपने कहा कि पहली क्या मुलाकात हुई और क्या रहा, तो एक ही चीज मैं कहूंगा, बातें तो बहुत कुछ हुई। डेवलपमेंट की बात आपने बताई, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टेकअप करने हैं, कौन से एरियाज में काम करना है, जो लास्ट माइल तक आदमी है उस तक बेनिफिट और डेवलपमेंट पहुंचे। बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करी है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट हॉलमार्क ऑफ हिज लीडरशिप जो है, वो ये है कि इन्होंने बस ये कहा कि बड़ा अच्छा एक सेंटेंस मुझसे कहा था, मुझे याद है कि चीफ सेक्रेटरी साहब, कोई भी चीज हमारे यहाँ जो बने, कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, वो थकी हारी सरकारी योजना नहीं होनी चाहिए। एंड ही रिपीटेड दैट, मीनिंग देयर बाय कि इट शुड नॉट बी समथिंग कि बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हो। उनका ये मतलब था एवरीथिंग शुड बी ऑफ एक्सीलेंस, जो भी बने वो एक्सीलेंस का काम हो, एंड ऑफ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप वर्ड हमेशा यूज करते थे कि जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो, जो भी काम हो, इट शुड बी ऑफ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो वो एक बड़ी वाली बात थी। वही आपने जो स्टार्टअप पॉलिसी की बात भी अभी सामने रखी, यस, सबसे पहली पॉलिसी में हम लोग सामने आए थे आईटी पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी लेके, और उसमें फंड भी बना था, उसमें बजट रखा गया था। एंड द आइडिया वाज अगेन टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स। और उसमें स्टार्टअप्स के जो जितने पहलू हैं वो सब उसमें जो है उसमें समावेश कर लिए गए थे, अबाउट incubation, about venture capital, about how to have a complete ecosystem, जो बात आज सुबह पैनल में डिस्कस हुआ है, उस सब की चर्चा उस पॉलिसी में उस समय भी हम लोगों ने की थी। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी वेलकम स्टार्ट आउट देयर। तो अगर आप कहिए तो मैं और भी कुछ 2-3 चीजें आगे इसमें एक्सटेंड कर दूं। नहीं, बिल्कुल। इसमें बीच में एक बात कहना चाहूंगा, ये बात बहुत बार मुझको भी बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला है आपके साथ, और सर मैं हमेशा ये चीज नोटिस की है। हमने आपने साथ में ट्रैवल किया, कुंभ के लिए हार्वर्ड जब इन्विटेशन आया था, आप भी गए थे, सर गए थे उसमें। तो हम लोग की ये चीज हमेशा इनकी कि ये ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा है, ये फ्लावर बहुत अच्छा है, ये पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बेंच अच्छी, ये मेट्रो अच्छी, ये रिवर फ्रंट बहुत अच्छा है। एंड ही ऑलवेज हैड दैट आइडिया कि दुनिया में सबसे अच्छा काम करना है, सब। तो उसको वो विजन आपने पकड़ा कैसे? क्योंकि मैंने भी बहुत लंबा वक्त बिताया है इस सिस्टम में, और लोगों में वो विजन होता नहीं है। तो वो विजन ब्यूरोक्रेसी के नजर में आपने चीफ मिनिस्टर का पकड़ के ट्रांसलेट कैसे? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में काम यही होता है कि हम विजन समझें चीफ मिनिस्टर साहब, बिल्कुल, और उस विजन को जो है ट्रांसलेट करें जमीन पर इनटू रियलिटी। तो वो काम हमको करना पड़ा, लेकिन आपका इतना पेस था काम का कि हमें याद है कि ब्यूरोक्रेसी को रात दिन 24/7 काम करना पड़ा टू कीप पेस विद द डेवलपमेंट विजन ही हैड। मैं आगे बताऊंगा, जैसे स्टार्टअप पॉलिसी, आईटी पॉलिसी की आपने बात करी। आईटी पॉलिसी से रिलेटेड सबसे पहला आईटी सिटी पूरा हम लोगों ने लखनऊ में सेटअप किया। एचसीएल, शिव नाडर साहब खुद आए थे, एंड ही वाज सो हैप्पी, सर ने उनको वो काम दिया था एचसीएल का सेटअप करने का, विद 5000 पीपल बीइंग ट्रेन्ड एवरी ईयर इन आईटी। और वहां पे ट्रिपल आईआईटी लखनऊ भी बनके तैयार हुआ, और आज भी वो ट्रेनिंग चल रही है। और उसका कॉन्सेप्ट था कि उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा और कई और सिटीज में भी उसको हम लोग ले जाएंगे। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग, जो आज भी लोग याद करते हैं कि आईटी एक सेंटर जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ को जो है वो बनाया गया। ये तो एक चीज रही। अदर पॉलिसीज ऑल्सो, मैं कहूंगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रमोशन, एमएसएमई पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया और बेहतरीन पॉलिसीज बनाई गई। और हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी थी, उसका सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 500 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा वो मेगा प्रोजेक्ट होगा, और उसमें अक्रॉस द टेबल ये हम लोग को छूट थी कि वी विल नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड अराइव दैट। एंड द ग्रेट एग्जांपल एंड सक्सेस स्टोरी भी इसका मैं करना चाहूंगा, जो सैमसंग का इन्वेस्टमेंट आया हमारे उत्तर प्रदेश में। वो सैमसंग पहले कह रहे थे कि हम
तमिलनाडु चले जाएंगे, हम तेलंगाना चले जाएंगे, वहां हमको ये सहूलियत मिल रही है, वहां हमको वो सहूलियत मिल रही है. आई रिमेंबर सर टेलिंग अस कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में ही रहना है. एंड देन वी नेगोशिएटेड विद देम एंड गेव देम द राइट काइंड ऑफ इंसेंटिव पैकेज एंड दैट इन्वेस्टमेंट केम टू उत्तर प्रदेश. और पूरा मतलब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें 50,000 को इनडायरेक्ट, 5,000 को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ. मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि पॉलिसी बनाना, इंप्लीमेंट करना ये तो ब्यूरोक्रेसी का काम है. आपने अपना एक विजन दे दिया और ब्यूरोक्रेसी ने उसको किया. विजन क्या था आपका? आप जब आपने जब वो बात कही कि मैं चाहता हूं एक आईटी पॉलिसी नई बने, एक स्टार्टअप पॉलिसी बने, जब बाकी कई सारे प्रदेशों में आईटी का काम बहुत आगे बढ़ चुका था, उत्तर प्रदेश पीछे लैग कर रहा था. जब आप मुख्यमंत्री बने, आप उत्तर प्रदेश के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे बाय दैट टाइम. वो जज्बा, वो कुछ कर गुजरने की जो आग थी, जो पैशन था, जो फायर था आप में, वो विजन क्या था उसका? आप क्या सोचते थे? आप कैसा चाहते थे कि उत्तर प्रदेश कैसा बन जाए, कैसे स्टार्टअप्स आ जाएं? वो आपके मन में क्या बात थी, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे. मैं तो ये कहूंगा कि जब मैं काम कर रहा था तो मैं यही सोचता था कि अपनी मुश्किलों की और कमियों के रास्ते हमें खुद तलाशने होंगे. बहुत अच्छी बात. अपनी कमियों की, ठीक बात. अपनी मुश्किल और कमियों के अपने खुद रास्ते तलाशने होंगे. उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि वर्ल्ड क्लास अगर कोई विजन देना है या वर्ल्ड क्लास को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए उस दिशा में सोचना पड़ेगा. जी. जहां कहीं मैं जाता था, देखता था कि ये कैसे हो सकता है. हमारे यूथ के अंदर इतना टैलेंट है, इतनी हमारे पास संसाधन है कि हम वैसा ही कर सकते हैं. जी. और इसलिए वो एग्जाम्पलरी काम हुए. और सच्चाई तो ये कि डेवलपिंग कंट्री के पास या हम जैसे उत्तर प्रदेश के स्टेट के पास कदम कदम पर समस्याएं हैं. और भले ये नेगेटिव बात हो जो मैं कह रहा हूं कि कदम कदम पे हमारे यहां समस्याएं हैं, लेकिन स्टार्टअप के लिए यही सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है. क्या बात? क्योंकि जब हमारे पास कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, वो पॉजिटिव हो जाए. तो इसीलिए मैं समझता हूं कि स्टार्टअप की सबसे ज्यादा जरूरत, और यूथ जो सोचता है, जो काम करना चाहता है, वो सबसे जरूरत है. इसीलिए हम लोग यहां पर आए और बैठे हैं. जी. समस्याएं जितनी ज्यादा होंगी उतने ही समाधान हमें ढूंढने होंगे. एवरी प्रॉब्लम इज एन Yes. अपॉर्चुनिटी. ठीक बात सर. और उससे ज्यादा हमें समाधान ढूंढने होंगे. तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है कि हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं. हर समस्या. तो हर समस्या ड्राइव करती चीजें. क्या बात है सर. और मेरा मानना है कि यूथ को हर मुश्किल को एक मौका समझना चाहिए, हर प्रॉब्लम को, और स्टार्टअप बनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि अगर हमारे पास समस्या है तो उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना है. हमें ढूंढना पड़ेगा. ठीक बात है. कोई दूसरा नहीं आएगा. और हर सॉल्यूशन दरअसल एक स्टार्टअप है. वेरी ट्रू. एवरी सोल्यूशन इज अ स्टार्टअप. क्योंकि एक सॉल्यूशन अगर है वो तो स्टार्टअप है. बिल्कुल. और हम समस्याओं से घिरे लोग हैं. हमारे यहाँ अनेक समस्याएं हैं. तो जितनी समस्या उतने स्टार्टअप के उतने ही सॉल्यूशन है हमारे पास, उतने ही स्टार्टअप है. तो इसलिए हर सॉल्यूशन एक स्टार्टअप बनता है. तो हर सॉल्यूशन एक स्टार्टअप है और हर स्टार्टअप एक सॉल्यूशन है. क्या और हम समस्याएं हमारे पास बहुत हैं. और जब हम देखते हैं कि हमारा डाइवर्स कंट्री है तो हमारे पास और ज्यादा हमारे पास स्टार्टअप होने चाहिए. ज्यादा समस्याएं हैं तो ज्यादा सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो इसलिए ज्यादा स्टार्टअप्स भी चाहिए. मैं यहां पे किरण जी को लाना चाहूंगा. किरण जी, जब आपके साथ आपको पढ़ने का मौका मिला, पशु बातों पे आऊंगा, लेकिन यहां पे मैं एक चीज लाना चाहता हूं. जब आपने देखा कि हमारे बीच का पढ़ा हुआ एक साथी आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, जिसका कर्नाटका से इतना लगाव है, कर्नाटका से में पढ़ाई लिखाई की कर्नाटका ने शेप किया है, चाहे मैसूर हो, चाहे बैंगलोर हो, आईटी कॉरिडोर हो, सिलिकॉन वैली की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, वेल्थ क्रिएशन की बात हो, यूनिकॉर्न्स की बात हो, तो आपने कभी कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कही हो जो आपको लगा हो कि हाँ मैंने कही और झट मान ली गई और तुरंत उससे प्रदेश का लाभ हो गया, या कोई ऐसी बात थी जो इनिशिएटिव ले लिया गया? आप स्पेसिफिक ना बताना चाहे तो आप जैसे बताना चाहे आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं समझता हूं बहुत सारी बातें आपके बीच की होंगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाक्य जो आपने कर्नाटक में सीखा था, जो आपने कर्नाटक में देखा था, किया था, वो कर्नाटक का जो एक इम्प्रिंट है
आपके ऊपर माननीय शेखलेश जी के ऊपर, उसका आपने कोई कनेक्शन बनाया हो, कोई अभी ऐसा एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा हो तो जरूर बताइए हमें। Good afternoon. Thank you, Abhishek ji. Welcome. पहले I would like to welcome Akhilesh ji back to Karnataka. तब we were talking of youth. Today I would like to talk about his youth. क्योंकि तब जब in these days wherever you go everybody knows you. तब आप कॉलेज में थे, हम किसी को भी पता नहीं था कि आप नेताजी का बेटे हैं. We had no clue कि आप इतना डिफेंस मिनिस्टर का बेटा. तो आपको पता नहीं था कि आप नेताजी के बेटे हैं? किसी को नहीं पता था? किसी को. क्या बात है. देखिए आज एक चीज समझ में आई जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी. हम सिर्फ दोस्त थे. As friends we were living, we had no clue. Comes to college in one auto, sits there and figures ऑटो में out. आते क्या बात है. तो मेरा क्वेश्चन होगा, आप इतना जगह आप पढ़े लिखे हो, how was your Karnataka experience? आज हम कर्नाटक में हैं, so how was your Karnataka experience as studying? Because now you come as everybody knows you, but those days nobody knew you. So how was the two different experiences? ये सच है कि जब मैं कर्नाटक और मैसूर में पढ़ने आया तो मेरे बारे में और मेरे किस बैकग्राउंड से मैं आया हूं कोई नहीं जानता था. और शायद उसी की वजह से किरण हेगड़े या उन जैसे बहुत सारे साथी मेरे मित्र बने, मेरे साथ पढ़ा. और शायद अगर मैं उसी रुतबे में आता तो शायद किरण हेगड़े जैसे मित्र या और मेरे साथी जो बैठे हैं वो शायद मित्र, सच्चे मित्र नहीं बनते. क्या बात. दोस्ती में नाम होता नहीं है. और एक आम जो स्टूडेंट होता है, जो उसकी मुश्किलें हैं, जो उसकी परेशानी है, वो मैंने सब फेस की हैं. और शायद मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने फादर को कि जब उन्होंने कॉलेज भेजा, उन्होंने कहा कि किसी को बताना नहीं तुम किनके बेटे हो. हालांकि दो बातें उन्होंने मुझसे कही थी. एक तो बात ये कि परिचय मत देना अपना कि मैं कौन हूं, तो तुम सीखोगे, समझोगे और अपने आप मुश्किलों का सामना करोगे. और उसका परिणाम ये हुआ कि मैसूर जगह पर आकर के, जहां बिल्कुल नॉर्थ से खाना अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, उठना बैठना अलग है, भाषा अलग है, उसके बाद भी मैं ऐसे साथियों से मिला और मैं मुश्किलों का सामना करते हुए इंजीनियरिंग पास की. मैंने पढ़ाई का अनुभव जो कुछ मैंने सीखा है वो मैसूर से सीखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखा. शायद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में ना पढ़ा होता तो मैं शायद स्टार्टअप भी नहीं समझ पाता. कर्नाटका ने बहुत कुछ दिया, मुझे ही बनाया इनफैक्ट. क्या बात कि जो आज भी अगर मैं लिखता हूं, जब मैं अपना नॉमिनेशन के पेपर्स भरता हूं तो कहां से डिग्री हासिल की है वो मुझे लिखना पड़ता है, तो मुझे वही कर्नाटक फिर याद आता है कि हाँ ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में है. दूसरी बात जो मेरे फादर ने कहा था वो किसी कारण मैं नहीं कर पाया. उन्होंने कहा था कि भाषा जरूर सीखना, कन्नड़ जरूर सीख करके आना. तो वो शायद मैं नहीं कर पाया. तो क्या आपको कभी कभी लगता है कि अगर सीख लिया होता तो और अच्छा रहता? अगर मैं यहां पर भी अगर मैं कन्नड़ सीख लिया होता तो उसका मुझे पर्सनल लाभ तो मिलता ही मिलता, लेकिन प्रोफेशनली भी मुझे बड़ा लाभ मिलता. वही मेरा मतलब था कि यहाँ भी एक भाषा, लोकल भाषा में भी अपना हो जाता. बिल्कुल. एक चीज मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, जब आप पढ़ने आए कर्नाटका, उस समय उत्तर प्रदेश से बहुत बच्चे पढ़ने आते थे. हम सबने नाम सुनकर के, हम भी स्कूल में थे उस जमाने में बड़े हुए, उन कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के लोग इज्जत से नाम लेते थे. आज उत्तर प्रदेश में लगभग 400-500 कॉलेजेस होंगे इंजीनियरिंग के. तो शायद आज बच्चे तो उतने पढ़ने यहां कर्नाटका नहीं आ रहे हैं, वहां कर ले रहे हैं, लेकिन आज भी वो बच्चे नौकरी करने के लिए कर्नाटका आ रहे हैं. जॉब्स और प्रोफेशनली यहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जी. और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सरकार बनाने जा रहा था तो बहुत सारे बच्चे मुझे मिले थे जो बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में जॉब्स कर रहे थे. और उनकी यही कोशिश होती थी, वो कहते थे मुझसे
कि बेंगलोर में अगर ऐसा है तो आपके लखनऊ में क्यों नहीं है। तो जैसा कि अभी जो हमारे साथ आलोक रंजन जी रहे, उन्होंने बताया कि एचसीएल सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने अगर कोई आया था तो वो शिव नाडा जी आए थे, और उसका परिणाम ये हुआ जब पहले बैच को मैंने ज्वाइनिंग कराया और जो पहला बैच ज्वाइन हुआ वहां पर एचसीएल में, तो बड़ी संख्या में बच्चे चेन्नई के थे, बड़ी संख्या में बच्चे बेंगलोर के थे और हैदराबाद के भी बच्चे थे। लेकिन अभी वो इकोसिस्टम, वो माहौल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में नहीं बना है जो आज बेंगलोर में है या अन्य सिटीज में है। हमारी कोशिश होगी कि जब कभी हम लोगों को मौका मिले तो जो विजन इंडिया को लेकर के हम लोग चले हैं वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बने कि वहां के बच्चों को वहां भी जॉब मिले। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेंगलोर के बच्चों को मैं ले जाऊंगा, लेकिन वहां के बच्चों को जरूर जॉब मिले। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? अगर आपको आज कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी हो कि ये हमें करना चाहिए जिससे कि जो बच्चे आज भी यहां आते रहें, बैंगलोर भी, कर्नाटका भी एक तरीके से आपका घर है, आपने कहा मुझको जो दिया बैंगलोर ने दिया, कर्नाटका ने दिया, तो हम, लेकिन कुछ बच्चों को वहां पर नौकरियां मिल जाएं, एक इकोसिस्टम की भी आपने बात कही, उस इकोसिस्टम के क्या हिस्से होंगे जिसपे आपने कहा अगर मौका मिला तो हम लोग काम करेंगे? वो क्या है, वो विजन क्या है आपका, वो जिसपे आप काम करना चाहते हैं? सबसे बेसिक चीज है कि अगर हम पॉलिसी के तहत और सरकार फोकस्ड हो, और मैं समझता हूं आलोक रंजन जी इस बात को सहमत होंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले काम किया था गवर्नमेंट में, उससे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट लाने वाली कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो आई। आपको कोई ऐसी घटना याद आती है जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी आई और वो कहीं जाना चाह रही हो, किसी और, मैं प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी और प्रदेश जाना चाहती थी या किसी और देश जाना चाहते थे, और आपने उसके लिए कुछ ऐसा इंसेंटिव किया, कुछ ऐसा ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रक्ट किया, कुछ ऐसे अपने पॉलिसी बनाई या कलीग्स को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इसमें यह बदलाव कर दो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हित में है, इसलिए इनको किसी तरीके से रोको, इनको मनाओ कि ये उत्तर प्रदेश रहे? मैं थोड़ा बोलूंगा, उसके बाद आलोक जी बेहतर बताएंगे कि जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी उस समय, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो हम लोग लाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बड़े पैमाने पर जो मोबाइल असेंबल करने वाली जितनी भी कंपनियां थी वो सब यूपी में आई सबसे पहले। और बाकी चीफ सेक्रेटरी आप थे, हमारी आपकी बहुत सारी बातें होती थी उन कंपनियों के, कई बार वो लोग आए, नेगोशिएशन किया हमसे और आपसे। तो लास्ट में मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या ऑफर करूं कि आप किसी और स्टेट में नहीं जाएंगे, आप यूपी में ही आएंगे, जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन यूपी पर जो सर ने बताया सैमसंग का तो केस मैंने आपको भी सामने रखा ही था कि पूरा जो 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सैमसंग का इसी वजह से आया कि सर ने उनको अक्रॉस द टेबल जो उन्होंने मांगा वो दिया, एंड तुरंत दिया, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसके साथ जो आपने जो बात रखी इलेक्ट्रॉनिक हब्स की भी, पूरे ग्रेटर नोएडा और इलेक्ट्रॉनिक के हब्स जो हैं वो डेवलप हो गए, एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग केम आउट देयर। एजुकेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपने भी रखा ना कि व्हाई शुड पीपल नॉट कम टू कर्नाटक टू हैव गुड एजुकेशनल क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस इन यूपी। तो मुझको उसका एक केस याद है, जो बेनेट कोलमैन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आई, तो वो जो उनके विनीत जैन साहब थे जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, ही वाज सेइंग कि हम इस यूनिवर्सिटी को कहीं और ले जा रहे हैं, इनटू सम अदर स्टेट। तो सर ने बुला के उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू गोइंग देयर, वी विल गिव यू लैंड इन यूपी, यहाँ आइए। तो कहने लगे हमें, उनको जैसा परसेप्शन होता है कि यूपी में हमें क्लियरेंसेस वगैरह मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। आई रिमेंबर सर कॉल्ड मी एट दैट टाइम एंड उन्हीं के सामने कहा कि आई वांट इन 45 डेज ऑल क्लियरेंसेस शुड बी गिवन टू बेनेट कोलमैन यूनिवर्सिटी एंड दे शुड सेट अप देयर। और उससे जल्दी ही हम लोगों ने करके कर दिया, यूनिवर्सिटी आ गई, पूरी 10,000 बच्चे आज वहां पढ़ रहे हैं इन बेनेट कोलमैन यूनिवर्सिटी। दैट वाज द काइंड ऑफ इकोसिस्टम व्हिच गॉट क्रिएटेड कि लोग आए जिन्होंने बात रखी एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स मिला, एंड क्लियरेंसेस में कोई देर नहीं होती थी कहीं पर भी। और कहीं पर भी किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ कोई करप्शन की बात है या कोई इलीगल डिमांड की बात है, कहीं नहीं। आई कोट द एग्जांपल ऑफ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूलेट पैकर्ड ने लैपटॉप दिया, सर की विजनरी स्कीम थी कि लैपटॉप दिया जाए जो क्लास 12 पास के बच्चे हैं, बिकॉज देन दे विल डेवलप नॉलेज अबाउट आईटी। मैं आऊंगा लैपटॉप पे, मेरे कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं एक ही बता दूं बस, आई जस्ट टेल यू। तो वो जो 18 लाख से 20 लाख लैपटॉप आए, एंड हर हमारी इन्वेस्टमेंट मीट में एचपी के जो मेन लोग थे वो स्टेज से खड़े होकर कहते थे वी नेवर हैड दिस काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस एनीवेयर इन द कंट्री दैट वी हैव हैड इन उत्तर प्रदेश।
और बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमको लैपटॉप का ऑर्डर मिला और हम सप्लाई कर पाए और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वो लैपटॉप सब जगह पहुंचा। और सर ही आपको बताएंगे बेहतर कि वो सर को लोगों ने बताया कि उस लैपटॉप से पढ़ के लोग जो है यूएस चले गए हैं और यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लैपटॉप पे मैं पूछना चाह रहा था आपसे, मुझे याद है पहले एक ऐसी छवि थी कि हम लोग कंप्यूटर्स के, समाजवादी पार्टी के उसमें प्रेरोगेटिव में कंप्यूटर्स की बात हो, आईटी की बात हो, उसने शायद उस लेवल तक नहीं समझते हैं जिस लेवल तक दुनिया पहुंच रही है। लेकिन जब आपने घोषणा की, और ये सरकार बनने से पहले की घोषणा थी आपकी, उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? ये आइडिया कहां से आया कि भाई हम लैपटॉप, दुनिया में इससे पहले किसी ने आज तक ये काम नहीं किया था। आपको MIT का वो एक्सपीरियंस याद होगा जहां उन्होंने 1 लैपटॉप पर चाइल्ड की बात की थी और वो फेल हो गया था। दुनिया के उस लेवल पे जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इंटेल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे HP हो, बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर के वो प्रोजेक्ट चलाया था। MIT ने प्रोजेक्ट लीड किया था और उसके बाद वो बहुत बड़ा फेलियर था जहां वो 1 लैपटॉप पर चाइल्ड बांटना चाहते थे। उसके बावजूद आपने वो हिम्मत की, आपने वो जज्बा दिखाया, आपका वो कन्विक्शन था अपने विजन में कि हम लैपटॉप बांटेंगे। तो कहां से आया वो विजन? पहली चीज आपने सोचा कैसे? दूसरा, वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो है उसका सोर्स क्या है? आपको याद होगा जी कि दुनिया के कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, वो डिजिटल डिवाइड पे काम कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जब मुझे मौका मिला, क्योंकि भारत में पहले से ही बहुत ज्यादा भेदभाव है, गैर बराबरियां हैं, इसी जब हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं तो वो दूरी कैसे कम हो, तो उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि अगर यहाँ के बच्चों को भी लैपटॉप मिलेगा तो कुछ हद तक हम जो यूपी में डिजिटल डिवाइड दिखेगा वो कम कर पाएंगे। और इसलिए उस समय एक लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इसलिए भी शुरू की, क्योंकि टेक्नोलॉजी और लैपटॉप लैंग्वेज को नहीं समझती। लैंग्वेज कोई बार नहीं है उसके लिए, लैंग्वेज नहीं रोक सकती टेक्नोलॉजी को। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके रिजल्ट बड़े अलग थे, बहुत डिफरेंट थे। मैं अभी भी कई बार जाता हूं, 10 साल पहले जो लैपटॉप दिया था वो आज भी बच्चे बताते हैं कि इसी लैपटॉप से हमने इतनी पढ़ाई की और आज मैं नौकरी कर रहा हूं, और या मैंने इस लैपटॉप को इस तरीके से इस्तेमाल किया है। और जो जैसा कि आलोक रंजन जी ने कहा कि जो HP कंपनी के लोग आए और वो खुद देखने यूपी आए कि आखिरकार यूपी ने प्रोक्योरमेंट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन इतना कैसे किया कि एक भी लैपटॉप ये नहीं कह सकते थे कि किसी गलत बच्चे के हाथ में गया है। जिसने भी 12th पास किया था उस बच्चे के हाथ में लैपटॉप था, वो पूरा डेटा हम लोग एकदम ऑर्गेनाइज करके रखे हुए थे। तो ये उनके लिए भी एक बड़ी बात थी कि दुनिया में जहां इतना लैपटॉप जा रहा है, लेकिन एक प्रदेश ने इतना बांट के दिखा दिया और उसके परिणाम बहुत सारे हैं। प्रोफेशनली भी बच्चे काम कर रहे हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं। कई बच्चे जो हार्वर्ड में गए और उन्होंने धन्यवाद दिया हम लोगों को कि आपके लैपटॉप की वजह से हमने न केवल यहाँ ग्रेजुएशन की बल्कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूं, आज भी उसी लैपटॉप से मैं पढ़ रहा हूं। मुझे याद है एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कुछ बच्चे आए थे, आपने इनवाइट किया था उनको। एक स्टार्टअप स्टोरी भी बहुत बड़ी है उसमें से जो निकल करके आए, हार्वर्ड के बच्चे आए, और एक ब्यूरोक्रेसी का भी एक बच्चा निकला था जिसने कहा कि मैंने IAS के इम्तिहान के लिए, प्रिलिमिनरी के इम्तिहान के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, चीफ साहब को याद होगा, उसकी तैयारी उसके माध्यम से की। तो आज जब आप उन बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे आपको मिलते होंगे, आप रोज ही ट्रैवल करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, वो सबसे ज्यादा जब वो चीजें बताते हैं आपको, तो आपके मन में क्या भाव आता है कि अब की मौका मिला तो मैं ये और करूंगा, ये करना चाहता हूं, इनको ये मौका और मिल जाए मुझको तो मैं इनको ये भी दे दूं? वो चीज वो क्या है? आपको ऐसी चीज अभी है या? लगता तो यही है, क्योंकि सबसे बड़ी देश के आगे जो युवा चाहता है कि एक तो पढ़ाई अच्छी मिल जाए उसको, और फिर पढ़ने के बाद उसको नौकरी मिल जाए। हालांकि नौकरियां कैसे मिलेंगी, रोजगार कैसे मिलेगा, इधर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे डिलीवरी बॉयज बन गए हैं। बड़ी संख्या में बच्चे हैं डिलीवरी वाले सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए। वो सम्मानजनक नौकरी नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ स्टार्टअप को लेकर के आए हैं, और जब सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो स्टार्टअप ही है जो सॉल्यूशन देगा हमें। स्टार्टअप ही सॉल्यूशन देगा। तो हमें उम्मीद है कि जो यूथ है उसको जॉब्स चाहिए, नौकरी चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी है जहां हम
140 करोड़ लोग होंगे। 140 करोड़ देश में। तो यूपी जब सबसे बड़ा स्टेट है तो काम भी सबसे ज्यादा यूपी को ही चाहिए, करना पड़ेगा। नौकरी भी यूपी को ही चाहिए सबसे ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। नौकरियों की जब हम बात करें तो आजकल लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। एक जो एआई का रिवोल्यूशन चल रहा है उससे लोगों के दिल में बहुत सवाल हैं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियों पे दिक्कत आ जाएगी। अभी आपने इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात की, तो मेरे दो सवाल हैं इसमें। पहला तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी पे आपने कहा डिलीवरी बॉयज वाला सिस्टम है कि उनको हम किस तरह और सम्मान से ज्यादा जोड़ सकें, उनके वर्क को डिग्निटी दे सकें, किस तरह उनके वर्क को इंश्योरेंस और अश्योरेंस दे सकें, उसमें इसी तरीके के और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो कोई ऐसी चीज आपके मन में हो जो हम स्टार्टअप की फील्ड में प्रमोट कर सकें, या आपको लगता हो कि उत्तर प्रदेश में आपने कहा बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी उतने ही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा है। आप कहां अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, किन सेक्टर्स में देखते हैं? एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें यूपी में बहुत काम हो सकता है, और एआई और स्टार्टअप दोनों मिलकर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है हमारा जी कि अगर हम एग्रीरियन इकोनॉमी पे बात करें और उसके सॉल्यूशंस ढूंढें तो हमें बहुत मौका मिल सकता है। जी, आज भी 60 से 70% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की लगभग किसानी से जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है, और न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि पूरा उनका जीवन उसी से चल रहा है। तो अगर हम स्टार्टअप्स उस एग्रीरियन इकोनॉमी में सोचें तो मंडी का है, मार्केटिंग है, डिलीवरी है उनको टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ हासिल दे सकते हैं जानकारी, जिससे वो मार्केट से जुड़ सकें, मार्केट की डिमांड क्या है। तो बहुत से सॉल्यूशंस अगर कोशिश करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें बड़े पैमाने पे जरूरत है। मुझे याद है आप एज चीफ मिनिस्टर आपने दुनिया की जो सबसे बड़ी मंडियां हैं, ऑर्गेनाइज मंडियां हैं, चाहे पेरिस में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे नॉर्वे में हो, न्यूयॉर्क में हो, वहां आपने टीम भेजी थी ऑफिसर्स को स्टडी करने के लिए। मुझे तो उसका ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे वो चर्चा याद है आपके साथ कि वैसी मंडियां हमें बनाने की जरूरत है। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो लॉजिस्टिक्स, वो कोल्ड चेन, वो वेयर हाउसिंग, उस पर बनाने की जरूरत है। तो उस पर मैं चाहूंगा पहले एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब, एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा बोल दें, उसके बाद आपसे चाहूंगा कि आप उसका जो विजन था उसको इनकैप्सुलेट कर दें। सर नहीं, वो सर ने कई डायरेक्शंस थे कि आप जाके पेरिस में और बाकी और कंट्रीज में भी, मेनली पेरिस वाली जो मंडी है उसको कहा था, पूरी टीम भेजी गई और उन्होंने जाके स्टडी किया कि जिस तरीके वहां सुबह 4 बजे से मंडी का काम शुरू हो जाता था, एंड हाउ एवरीथिंग वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डन। तो उसको स्टडी करके आइए एंड रेप्लिकेट दैट हमारे की जो मंडीज होंगी। और फिर जब बड़े मैसिव स्केल पे मंडीज बनी पूरे बुंदेलखंड में, पूरे और उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह जहां जहां जरूरत थी वहां मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। तो उसका यही आइडिया था कि उसको उसी के लाइंस पे डेवलप किया जाए कि अगेन इट शुड बी ऑफ दैट क्लास। मुझे याद है अपना मार्केट के अपना बाजार जो आपने बनाया, लखनऊ में बनाया, आगरा में बनाया, नोएडा में बनाया, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर्स थे उस जमाने में। आप इससे माध्यम से हम एग्रीकल्चर की क्या चीजें सुधारना चाहते थे सर? आपके मन में क्या है? कई स्टार्टअप है जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, आप प्रोसेसिंग है जी, आपके मार्केटिंग एक्सेस है, मंडी वाला काम, मंडी का काम है जिसमें मंडी मॉडर्नाइज हो जाए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का आपने काम किया था उस समय, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो उसमें काम हो तो शायद मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर और बेहतर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप स्टार्टअप की बात सोचें आज की तारीख में, तो हम क्योंकि स्टार्टअप के समिट कर रहे हैं, एक विजन की बात कर रहे हैं देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन से, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हम अगर 3 हिस्सों में इस पूरे चीज को डिवाइड करें, प्लानिंग की बात अगर हम करें तो किस लेवल पे प्लान करना चाहिए? हमें प्लान करना हो तो आज स्टार्टअप में क्या प्लान एग्रीकल्चर में करेंगे, हम किस तरह उसको डेवलप करेंगे, और ग्रोथ के लिए, असेंट के लिए उसको हम, जो हमारा पीडीए का विजन है, ये प्लान डेवलप असेंट का विजन इंडिया का, इसको हम किस तरह प्रमोट करेंगे सर? आपको प्लानिंग में क्या चीजें, हमें इनपुट पे क्या जाना चाहिए स्टार्टअप में? या चीफ साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब, एग्रीकल्चर के विजन में तो बड़ा क्लियर है, वो सर ने उस समय भी आर्टिकुलेट किया था अपना वही विजन कि पहली बात तो ये है हमारे बड़ी स्मॉल होल्डिंग्स है एग्रीकल्चर में। प्लान क्या करेंगे तो आप? उसमें हमको ये प्लान करना है कि स्मॉल होल्डिंग को देखते हुए कैसे इनका एग्रीगेशन किया जाए, आइदर थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव्स के माध्यम से उनको बढ़ावा देकर उनको एग्रीगेट किया जाए, सो दैट वो मार्केट में खड़े हो सके। दूसरा ये है कि उनको
डेवलप कैसे करें? टेक्नोलॉजी जो है वहां तक उनको फील्ड ऑफ द फार्मर तक पहुंचाई जाए, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से और जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको यही सर के उस समय इंस्ट्रक्शन था कि इनकी टीम्स को ले जाके फार्मर को डेमोन्स्ट्रेशन कराइए, दिखाइए कि फार्मर सीखे कि नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आ सकती है जिससे प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो एनहेंस हो बढ़े। और तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की उसको वैल्यू मिल सके, अपने प्रोड्यूस की प्राइस मिल सके सही, तो दैट इज द मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज पूरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पूरा लॉजिस्टिक का Warehousing, इस सब cold पे chain। पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी होगा एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो पाएगा। और एरिया वाइज सर ने कर दिया था, क्योंकि यूपी इज अ बिग स्टेट, जैसे बुंदेलखंड है वहां हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप था, तो सर ने स्पेशल स्कीम हॉर्टिकल्चर की लॉन्च की थी कि वी गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर टू डेवलप सिट्रस फ्रूट्स की पूरी एक बेल्ट पूरी डेवलप हो गई थी, और ऑयल सीड्स वगैरह भी वहां प्रोडक्शन हो सकता था। तिल का मिशन लॉन्च किया था, बजट में आपने पैसा दिया था, मुझको आज लॉन्च याद है किया हाउस में जब बजट अप्रूव हुआ था कि तिल का मिशन उसमें बुंदेलखंड के लिए लॉन्च किया था। आज हम लोग दिन में मेंटरिंग की बात कर रहे थे सर, एक पैनल हमारे 7 पैनलिस्ट थे बड़े डिस्टिंग्विश्ड, वो मेंटरिंग के रोल की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें उस समय आपने कई मेंटर्स जोड़ने की कोशिश की, और इंटरनेशनल लेवल के मेंटर्स, अलग अलग देशों के जो लोग आए अब बात करने के लिए, उनको आपने लगाया था कि मेंटर करो हमारी इंडस्ट्री को, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग अच्छा काम कर सकें। आपको कोई 2-3 वाक्य याद हो, कोई एक वाक्य याद आता हो जिसमें आपने वो जोड़ने का जो काम किया, बिल्डिंग ब्रिजेस का जो लीडरशिप और विजन प्रोवाइड करने का जो काम था, आपको याद है सर? कई प्रोग्राम्स हम लोगों ने रन किए थे उस समय, और उसका एक नेदरलैंड से आपने टाई अप कराया था, नेदरलैंड्स की टीम आई थी। नेदरलैंड की टीम ने बहुत काम किया था, और आप खुद गए भी थे उसको देखने के लिए? हम लोग वहां गए थे, उनके एक्सपर्ट्स, उनकी टीम मिलने के लिए। लखनऊ में आई, यूपी में बहुत जगह उन्होंने काम किया। साथ ही साथ इजराइल गवर्नमेंट के साथ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया था, जहां पर फार्मर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस उनको मार्केटिंग सपोर्ट प्लस उनको कैसे और ट्रेन करें, उसको लेकर के बहुत ज्यादा हम लोगों ने काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आसपास के लोग उस सेंटर से जुड़ने के बाद उनका जो वैल्यू एडिशन था और जो मार्केट तक ले जाने का तरीका था वो बदल गया था। इसमें मुझे याद आता है एक चीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो हमेशा आप जब कभी ले दो तो आपका चेहरा खिल जाता है सुन करके, वो है कन्नौज। कन्नौज के लिए आपने फ्लावर्स में, स्किल डेवलपमेंट में, मुझे याद है आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया था उस समय, वो भी एक अपने आप में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों को जो वहां बिजनेस कर रहे थे उनको असेंट से जोड़ने के लिए, डेवलप से जोड़ने के लिए, कि वहां पे उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जो दुनिया के लेवल पे परफ्यूम्स बनाते हैं, चाहे लुई विटॉन का हो, चाहे अर्मिस का हो, चाहे शनेल का जो फ्लोरल गार्डन्स हैं, उनसे आपने जोड़ने के लिए कन्नौज को किया था। कुछ उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। धन्यवाद मैं अभिषेक जी, क्योंकि मुझे याद दिलाया आपने बहुत पुरानी बात जी। मुझे याद है कि कन्नौज के लोग जो एसेंस बनाते हैं वो दुनिया की मार्केट में लेकर के जाते थे, और कन्नौज का जो एसेंस बनता है वो बेसिकली वो सीधे सऊदी अरेबिया और यूएई इस तरह बहुत उनका बिजनेस था, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको केवल एसेंस देते थे वो। जब मैं ग्रासे गया, और ग्रासे में जब बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच बैठ करके बातचीत हुई, तो वहां तय यही हुआ कि एक परफ्यूमरी पार्क क्रिएट किया जाए, और शायद उसके लिए सबसे बेटर जगह कोई थी तो वो कन्नौज थी, क्योंकि कन्नौज वो जगह है जहां पर सदियों से अपने आप वहां पर उसको किया जाता है, इत्र का काम किया जाता है, परफ्यूमरी का पहले से ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो एक हम लोगों ने परफ्यूमरी पार्क क्रिएट किया था, उसको टाई अप हम लोग कर रहे थे ग्रासे से, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो सीमेंस या उनकी जो इंट्रोड्यूस कर सकते थे वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मार्केटिंग के लिए उनके लिए सपोर्ट दे रहे थे। एफएफडीसी था, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ उनको जोड़ करके कि कैसे बेटर और किया जा सकता है उस दिशा में काम कर रहे थे। वो क्योंकि काम और हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, लेकिन जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। वो परफ्यूमरी का ऐसा सेक्टर है, हर व्यक्ति, हर इंसान कुछ न कुछ सुगंध या परफ्यूम पसंद करता है, और उसका दुनिया का अगर हम मार्केट देखें तो बहुत बड़ा है। और हमारा एडवांटेज ये है कि हमारा मौसम है हमारे पास लैंड है हमारे पास, और ऐसी जमीन है जहां पर जो कल्टीवेशन होगा फ्लावर्स का, उसका एसेंस काफी महंगा था। तो आपको याद होगा
एक चीज और उस समय हम लोग की आज सुबह के स्किल सेशन में स्किल का रोल बहुत निकल करके आया, हमारे पैनलिस्ट ने बहुत हाईलाइट किया। उस जमाने में आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ था ये काम, कि जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके की लोगों को जोड़ करके इकट्ठा करके और ग्रास भेजना, फ्रांस में ग्रासे भेज करके उनकी स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जिसकी फंडिंग की थी, लेकिन वो काम आज रुक गया है। तो ऐसे परफ्यूमरी तो सेक्टर है ही है, क्या ऐसा और भी कोई सेक्टर आपको लगता है उत्तर प्रदेश में है जिसमें स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाए अगर तो बहुत बड़ा काम हो जाए? ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, मैं समझता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब बेहतर बता सकते हैं। पूरा हैंडीक्राफ्ट का जो फील्ड है, उत्तर प्रदेश इज सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जितने जगह जगह होते हैं। सर के टाइम में सर ने ये कोशिश की थी कि सभी उन हैंडीक्राफ्ट, उन आर्टिजन जो बनाते हैं उसको ब्रांडेड उनसे कंपनी से जोड़ा जाए। एंड मेनी पीपल फ्रॉम ब्रांडेड कंपनीज लखनऊ आए, उन्होंने विजिट किया, देखा, उन्होंने अपनी डिजाइन बताई लोगों को, अपना गाइडेंस दी, और इन लोगों ने बनाना शुरू किया कि यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट का फिर वो ऐसा ब्रांडेड प्रोडक्ट पेरिस और लंदन के बाजार में अच्छी वैल्यू के साथ बिकना शुरू हुआ। आपको याद होगा हर्मिस को लेकर के वो उनके लोग, या हर्मिस के उनके डिजाइनर्स आए थे, उनकी ट्रेनिंग देने वाले जो आर्टिसंस थे वो आए थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लखनऊ में बड़े पैमाने पे वो काम शुरू हो गया था। जो ट्रेडिशनल काम होता था उसको स्केल अप कर करके एक बड़ी कंपनी से जोड़ने का काम किया था। तो छोटे स्किल के लोगों को, छोटे एमएसएमईज को, छोटे कारोबार को अर्बिस जैसी कंपनी से दुनिया के लेवल पे कैसे जोड़ सकता है, उसका आपने उदाहरण दिया। मैं आपने परफ्यूम की बात की, मैं किरण जी यहां बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि परफ्यूम का शौक तब भी था या कन्नौज जाने के बाद हुआ? तब तो परफ्यूम का शौक नहीं था। नहीं था। हम तो वी आर ऑल स्टिंकिंग। दूसरी बात मुझे याद आ गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। जो हम बात करते थे इज ऑलवेज वाज अराउंड एजुकेशन और हेल्थ। तो उन्होंने बोला एक दिन क्या कर रहे हो? आई सेड आई मीन हेल्थ केयर। तो हमारा उत्तर प्रदेश में भी कुछ करो ना, वी हैव सो मच ऑफ इश्यूज इन हेल्थ केयर। तो उन्होंने बोला गोरखपुर में देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद encephalitis. Yeah. So quickly, within no time, things were set up for us. We built an application to track every encephalitis patient, and not only that, every patient. We had 15 lakh patient records at one point of time within 1 year. Or we started even giving data as to village wise. This village may you have what you call lung issues because there was a brick kiln factory. There was skin problems because skin issues tha. तो क्या हुआ था those days? जब when you giving the supply of medicines to various PHCs, एक ही same quantity goes across to everybody. But when we started realizing this village needs more lung-related problem, this village needs more skin-related medicines. So then we were able to, ensure that the right amount of correct quantity of medicines went to the correct PHCs, not across. Interesting. And so he was always keeping a track of what is the dashboard. Give me data on it. And we were like so close to solving things. So that's like an example of startup जो आपने किया उत्तर प्रदेश में। और बहुत इंटरेस्टिंग उसका एक चीज निकल के आई जो गवर्नमेंट की तरफ से वो गलती हो रही थी, और वो समझने की भी बात थी गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों को। जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इन्होंने क्रिएट किया था, तो इस बीमारी के लिए लोग आ रहे हैं, ये दवा जा रही है, लेकिन मैंने कुछ जगह देखा कि बीमारी तो ये, लेकिन दवा यही जा रही है। तो मैंने पूछा कि आखिरकार हो क्यों रहा है, क्यों दे रहे हो दवाई ये? तो बोला जो गांव के लोग आते हैं वो बिना दवाई लिए जाते नहीं वापस, इसलिए जो हमारे पास दवाई है वही हम दे दे रहे हैं। तो उसका एक एडवांटेज ये हुआ कि हम लोगों ने फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, तो उसके बाद कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया, और उसको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके पूरे यूपी को कनेक्ट कर करके कहा कि जिसको जो जरूरत है दवा, वही दवा जाएगी। आप अननेसेसरी दवा न खरीदो, क्योंकि जब मरीज आएगा तो वो दवा लेकर के ही जाता है हॉस्पिटल जाना चाहता है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है जहां एक स्टार्टअप के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश में पॉलिसी लेवल पे बदलाव करके, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था इंप्रूव करी। That's such a good example. So मैं कन्नौज पे जस्ट लौट रहा हूं एक बार और को। आपने कन्नौज की बात की। कन्नौज का हमेशा इत्र जो ऑयल बेस्ड था वो फेमस था, और मुझे याद है उस समय जब हम लोग गए थे, मुझे भी मौका मिला था आपके साथ ग्रास जाने का, वहां के मेयर ने जब बात रखी थी तो आपने वहां एक बात रखी थी कि भाई हमारे यहाँ तो ऑयल बेस्ड होता है, आप क्या अल्कोहल बेस्ड होता है। और मैं
आज कह सकता हूं कि अगर आज की तारीख में हम लोग देखने जाएं तो दुनिया के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे क्रिश्चियन डियोर हो, चाहे लुई विटॉन हो, अर्मेस हो, ये सब ऑयल बेस्ड परफ्यूम पे आ गए। इसकी तो मैं भी इस बार देख रहा था, तब जी। बाजार को मैंने देखा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे यहाँ होता था, ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स थे, इधर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम आपने लिए हैं, वो वापस फिर उसी पर आ गए हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, और स्पेशली कन्नौज और आसपास जो इस बिजनेस से जुड़े लोग हैं, कि जब दुनिया में उसकी डिमांड है और कॉस्ट इतनी है, तो अगर हम वहां उस फील्ड में जाएं तो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और ये ऐसा फील्ड है परफ्यूमरी का कि जहां किसान को सीधा लाभ पहुंचता है। तो ऑलमोस्ट एक स्टार्टअप का आइडिया है जो कि अगर आज कोई ऑयल बेस्ड परफ्यूमरी कन्नौज को इस्तेमाल करके करना चाहे तो बहुत बड़ा बिजनेस वर्ल्ड के लेवल पर डेवलप किया जा सकता है और ग्लोबली रेलेवेंट ब्रांड्स क्रिएट की जा सकती है इंडिया से। सर, जब आपने विजन की बात की, जब आपने स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी लाए, जब आप स्टार्टअप पॉलिसी लाए, देश की पहली स्टार्टअप पॉलिसी का विजन था आपका, आपने किन हिंड्रेंसेस को असेस किया? आपको क्या लगा, क्या दिक्कतें हैं, लोग किन चीजों में फंसते हैं, क्या उनको परेशानियां होती हैं, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे फियर ऑफ फेल्योर हो, चाहे एक्सेस की दिक्कत हो, चाहे जानकारी की हो, किन दिक्कतों को आपने सॉल्व करने की कोशिश की? बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं कि सोशली हैं, आपके फाइनेंशियल है, आपके ट्रेडिशनल हिंड्रेंसेस हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो रुकावटें आती हैं, लेकिन उन्हीं चैलेंज को हम लोग को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि लिमिटेशंस के बीच में ही हमें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक स्टार्टअप है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कोई है, सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है तो स्टार्टअप एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे बड़ा हिंड्रेंस आपको क्या लगता है? पहले हम लोग अगर आज से 10-20 साल पहले की बात करें, जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे, तब हम लोग अगर घर पे एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप की बात करते तो शायद डांट दिए जाते। ये होता कि भाई पहले पढ़ लिख लो, कहीं नौकरी कर लो, फिर सोचना इस बारे में। परिवार के लोग ही सोचते हैं कि रिस्क लेगा, कैसे रिस्क ले पाएगा। जी। तो सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही कई बार होती है। तो मुझे लगता है कि वो चैलेंज हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो क्या मैसेज है जो आप माँ बाप को देना चाहेंगे, जिनके बच्चे आज स्टार्टअप करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, जिनके में जज्बा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं स्टार्टअप के माध्यम से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे अगर आज मिल जाए आपको? यहां पे बहुत सारे बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे इनको? मैं यही कह सकता हूं कि नए बच्चे नई सोच के साथ हैं, और हम सबको मिलकर के उनका सपोर्ट करना चाहिए। उन चैलेंजेस को वो स्वीकार करें तो हम उनको और सपोर्ट करें। लेकिन सर एक बात, ये बात बिल्कुल ठीक है, जायज, हम सब लोग कहते हैं थ्योरी में कि भाई बच्चे को अपना पैशन फॉलो करने दो, उड़ान दो, उमंगे दो, उड़ने दो, बट ये भी डर माँ बाप को लगता है कि अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो कैसे चलाएगा, व्यवस्था कैसे चलाएगा, घर कैसे चलाएगा? उसके लिए क्या हम कोई सोशल सिक्योरिटी की बात आपके मन में है, जिससे कि हम विजन एक हमारा हो कि भाई आप करो? जैसे मैं उदाहरण देता हूं सर, मुझे लगता है गवर्नमेंट लेवल पर हम लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म, जैसे मैं उदाहरण दूं, IIM अहमदाबाद में हमारे यहाँ एक सिस्टम था कि जो बच्चा पास आउट हुआ और अगर वो उस बार प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहता है, अपना कोई काम करना चाहता है, 2 साल अपना कोशिश करे, 3 साल अपनी कोशिश करे, एंड भगवान ने करे अगर नहीं सक्सेसफुल होता है तो हम उसको वापस प्लेसमेंट में बैठने का मौका देते हैं। तो बच्चों की हिम्मत बढ़ जाती है कि चलो कुछ नहीं हुआ तो वी कैन ऑलवेज कम बैक। तो कोई सोशल सिक्योरिटी ऐसी कोई स्ट्रक्चर? तो गवर्नमेंट लेवल पर हम लोग को इस तरह कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी जहां पर हम सपोर्ट करें उन्हें, तो उसमें और रिस्क फैक्टर को हम लोग कवर कर सकें। तो सर सपोर्ट में एक तो इंश्योरेंस तरीका हो गया, लेकिन उससे बड़ा तरीका है फैसिलिटेशन, सपोर्ट करना, कि हम इंक्यूबेशन का काम, एक्सेलरेशन का काम, मे बी रिस्क कैपिटल का काम, जो आपने फंड ऑफ फंड्स बनाने का काम किया था बजट के थ्रू, हम पहले सपोर्ट, हैंड होल्डिंग करें तो शायद हमारा सर्वाइवल रेट ही एंटरप्रेन्योर्स का बढ़ जाए, हाँ, हमारे स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे उस दिशा में हम लोगों ने पहले भी किया था काम, और उसके लिए बजट भी दिया था। मुझे याद है गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों ने उस फैक्टर को कंसीडर कर करके सपोर्ट, फंड ऑफ फंड्स बनाया था। तो ऐसा अभी आपको लगता है कि कोई चीज जो आप अगली बार ईश्वर जब भी मौका दे आपको तो आप करना चाहेंगे? आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विजन इंडिया या जगह जगह
जाकर के बात करने का यही हमारा मकसद है कि उन लोगों से जो सुझाव मिले, जब समय हमें मिले, मौका मिले, तो हम उनको अकोमोडेट करें उन सॉल्यूशंस को। जी आलोक जी हमारे साथ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं। आलोक जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? किस तरीके के, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रक्चर की समझ है, तो किस तरीके से हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो सपोर्ट का काम करे? कोई एक या दो एग्जांपल्स आप अगर देना चाहें। सर ने जैसे बताया, द होल आइडिया, ये जो विजन इंडिया हो रहा है उसके पीछे भी यही है, टू टेक द फीडबैक फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड फ्रॉम एक्चुअल स्टार्टअप्स से कि उनको क्या चाहिए इस इकोसिस्टम में, और वो इकोसिस्टम की वो पॉलिसीज के इनिशिएटिव जो है वो लिया जाए, चाहे वो इंक्यूबेशन हो, चाहे एक्सेलरेटर की बात हो, चाहे मार्केट सपोर्ट की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की बात हो, चाहे एनीथिंग, अरेंजिंग वेंचर कैपिटल फॉर देम, अरेंजिंग दोस मीट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड दी स्टार्टअप्स, ये सब ऑर्गेनाइज कराना है एट द गवर्नमेंट लेवल। ये सब चीजें हमें करानी पड़ेंगी आगे, और उसी के आइडिया हम लेना चाहते हैं लोगों से, यूथ से, कि व्हाट ऑल दे नीड, वो पूरा इकोसिस्टम वैसे ही डेवलप किया जाए, सो दैट ऐसे आपने कहा सर्वाइवल रेट इंप्रूव हो जाए। स्टार्टअप सर, मैं आप दोनों लोग मंच पे हैं, मैं आप दोनों का फायदा उठा करके किरण से, नॉट जस्ट एज अ बैचमेट बट एज एन एंटरप्रेन्योर जिसने वेंचर्स बनाए हैं, सक्सेसफुल किए हैं, बड़े किए हैं, ग्रो के प्लान, डेवलप, असेंड, पूरा जर्नी आपने ट्रैवल की है। यू हैव अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यू हैव अ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अगर स्टार्टअप्स के सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए 3 चीजें मांगनी हो आज, तो आपकी सलाह क्या है? जो अभी आपने कहा, सर ने कहा कि हम करेंगे, आलोक जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, आप मांगोगे क्या, ये तो बताओ आप। हम स्टार्टअप किए हैं, स्टार्टअप भी क्लोज किए हैं और दूसरा स्टार्टअप भी किए हैं। सो वी हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ टेकिंग इट अप, क्लोजिंग, हैविंग द हार्ड थिंग ऑफ क्लोजिंग इट अप, स्टार्टिंग अनदर वन, नॉट बीइंग सो सक्सेसफुल एंड देन बीइंग वेरी सक्सेसफुल एज वेल। चैलेंज इज लाइक हमें व्हाट वी एक्सपेक्ट इज वी डू नॉट हैव क्लैरिटी कि कहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा। We don't know. And another thing is, we also have that issue कि what kind of government support हमें मिल रहा है. We don't know. And do we think that government support है जो स्टार्टअप के लिए इतना so much लाख मिलेगा, वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या is that all there's no transparency की कैसा how you get your transparency is an important point. That's one of the key things when we need kind of support, because generally we need support. दूसरी सपोर्ट ये है कि during the talk we had mentors and people coming across. We had this issue of the mentors sit on multiple boards of similar companies. जो हम idea लेते हैं, you see after a few years that same idea has been, after a few months, the same idea has been taken by another company, a competition company, because people are on the same board and we are not aware of it. Right. Is there a non-confidentiality agreement between mentors and mentees? ये पता नहीं, we have no clue. Right. So these are some of the things that we are scared as entrepreneurs when we go to see what kind of problems we have, legislative problems we have. We keep hearing that for startups it's easy to get in, but when we had to try to get into the tendering process, nahi milega. You have the process of you have to go through so much process of so many past work and things like that. So these are few things that will help is what. So I think that they should probably address those things in. तो आपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स की बात की, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, एक्सेस की बात की, तो आई थिंक ये सारे मुद्दे हमारे आपके लिए हैं सर। एंड मैं फाइनली ये कहना चाहूंगा सर कि आज जो स्टार्टअप का विजन आप सामने लेकर के आए हैं, विजन इंडिया पीडीए के माध्यम से, प्लान डेवलपमेंट एंड असेंट के माध्यम से, अगर आपको एक मैसेज क्लोजिंग देना हो आज हमारे यूथ के लिए कि क्या करना चाहिए, किस जज्बे से आगे बढ़े, किस तरह खुद प्लान करे, डेवलप करे, असेंट करे। आपने बहुत सारी बातें कही, आपने कहा, आपने इंसानियत ही हिंदुस्तानियत है की बात से अपनी बात शुरू की। आपने कहा कि सारे स्टार्टअप्स ही अपने आप में एक सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आज के यूथ के लिए जो ये देख रहा होगा, जो आगे भी देखेगा, आपका फाइनल समेशन मैसेज क्या है, जो आपका विजन है, उससे आप किस तरह रिलेट करेंगे उसको? मैं जहां से जो बात मैंने पहले कहा कि समस्याएं जितनी ज्यादा होंगी, समाधान उतने ही ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक बात सर। और हम समस्याओं से घिरे हैं, इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा स्टार्टअप सॉल्यूशंस, और हर सॉल्यूशन दरअसल एक स्टार्टअप है। यही यूथ के लिए मैसेज हो सकता है कि हर सॉल्यूशन दरअसल एक स्टार्टअप है, और हर प्रॉब्लम के पीछे एक सॉल्यूशन है, और हर सॉल्यूशन एक स्टार्टअप है। एक स्टार्टअप, क्या बात है।
और हम क्योंकि समस्याएं हमारे पास बहुत सारी हैं, हम डाइवर्स हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन हैं, तो अगर सरकार और सरकार में लोग अगर पॉलिसी के तहत और जो रिस्क फैक्टर को कवर कर करके आएंगे, तो मैं समझता हूं बहुत सारे यूथ जुड़ करके न केवल स्टेट को फायदा होगा बल्कि नौजवानों को अपना भविष्य बनाने का भी मौका मिलेगा। इजाजत हो तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर आप, जैसे आपने कहा किरण ने, कितने लोग हैं जो हमारा कॉलेज से हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स बन गए हैं हाँ। सेम कॉलेज में, हाँ। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि तब कॉलेज में थे, आपका विजन वाज नॉट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, वी नेवर थॉट आप पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिक्स में इंक्लाइंड है, तो क्या आपका यू वुड हैव बीन इन सम स्टार्टअप इन आइदर एग्रीकल्चर या एनवायरमेंट स्टार्टअप शुरू करते थे आप? नहीं, मैंने तो पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू किया। दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर राजनीति नहीं तो क्या स्टार्टअप होता? पॉलिटिकल स्टार्टअप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ द सुपर सेशन फ्रॉम द पैनलिस्ट साइड। इजाजत है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं पैनल से। हम कुछ क्वेश्चंस लेने सवाल कुछ ऑडियंस पूछना चाहे, कोई 3 सवाल ले लें। कोई 3 सवाल हम ले सकते हैं, जो भी जिसके मन में हो, कोई जो पूछना चाह रहा हो। वी हैव अ ग्रुप ऑफ लेडीज हियर, वन ऑफ द लेडीज हियर विल स्टार्ट विद देम। एनी वन पर्सन, या आप प्लीज माइक पहुंचा दें। Good afternoon, everyone. Being from Bangalore and Karnataka, I'm extremely having said that, this startup is a concept which is becoming very popular amongst the youth. But when we talk of startup, we find that the Tier 1 institutes, IITs, IIMs, they already have a lot of technical know-how and opportunities. But the youth of the Tier 2, 3 cities, the youth full of energy, full of passion, but they have no direction as to how to go about. So if that is a hub, and if that can be popularized right from the academics, like the UG section, I think it will help them a lot. And it will prevent them going away from their passion, coming to cities, metros, and taking up this career jobs. So I think that will help them a lot. So hub and spoke for Excellent suggestion that she is given, that we have to take it to tier 2, tier 3 cities also. Yes. The youth of those cities also has a lot of innovative ability, lot of talent, lot of energy, but they're not getting the right kind of ecosystem to, express their talent. Access nahi milta. Yeah, access nahi milta. So up tier 2, tier 3 cities, we have to go to that. And I think excellent suggestion that she has given. That is where the policy initiative has to go now. Has to come. थैंक यू सो मच। इसीलिए आपको याद होगा SCL इसी ने लिए नोएडा से दूसरे शहरों में आए, लखनऊ में आया। Sir, namaste, sir. कोई और? Can we take a question from this side? We'll come back to that side, please. Yeah. अच्छा, बताइए, आपके पास माइक है, आप बोलिए प्लीज। Sir, namaste, sir. जी नमस्कार। So, myself, Dr. Srilata, AVK, I am director. So, अभी Akhilesh Yadav sir, I am very, earlier I didn't know that sir has come through, he studied in Mysore, and, after listening to this, kept your identity secret, and you have come up. That was a great thing, sir. That is very impressed. And another thing, after in this conversation, free laptop that was given earlier 10 years back, correct? But now that kind of a thing, initiatives are not coming nowadays. Just they are going with the freebies and all. Why, if we are speaking about the youth, Vision India and all, why we are not going for a free laptop? वैसे नहीं, features we are not going. ये क्या reason है sir? मैं धन्यवाद आपको कि विजन इंडिया में
जो हम लोग कोशिश यही करेंगे, जो सुझाव आ रहे हैं और जो जरूरत है, लैपटॉप कि रिस्क फैक्टर, अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है कि पॉलिसी क्या है, उसको रिस्क कैसे कवर की जाए, और जो यूथ हमारा टायर 2 टायर 3 सिटी का, उसको कैसे अकोमोडेट करें, तो उसके लिए हम लोग पॉलिसी या समय मिलने पर हम लोग उस पे काम करेंगे, जिससे हमारे यूथ को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके और आगे बढ़ सके। Very nice, sir. Actually, Thank you. And in the morning session also, everyone are speaking about the IIM, like, the top 5% of the categories, like tier 1, as madam said. Why when we go up the Vision India, it is not about IIM, the 5%. So we have to go with the 95% where we are attached with the affiliated colleges, that we are affiliated to Bangalore City University, where we have a specialization entrepreneurial development. But no student is not taking up that course because no initiatives are taken up. See, morning when I listen this, like, speakers spoke regarding the policies, the funds and all, but nobody is willing to see where the policy, what the policies. So starting level, it is not that top category, नीचे से जाना है. So we need to target the youth from the rural and that other 95 category people. So I think I can answer that question quickly. जो स्टार्टअप IT स्टार्टअप पॉलिसी 2016 आपके चीफ मिनिस्टरशिप में आई थी, वो नीचे से ही जाने की पूरी पॉलिसी थी। उसको मैच किया था स्किल डेवलपमेंट से, फाइनेंशियल ग्रांट से और इंडस्ट्री के लिंकेजेस और टाई अप से, मेंटरशिप नेटवर्क के जो हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट था, जिससे कि जो बच्चे गांव से निकल के आना चाहते हैं उनको भी उसका एक्सेस मिल जाए। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। लास्टली धन्यवाद देती हूँ चेयरमैन सर, डायरेक्टर डॉक्टर राजीव राय सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। One last question. Here. Sir, small correction in your statement. The first IT policy was brought by Karnataka, 1997. You brought it in 2012. Okay. When The first Akhilesh Yadav was startup the chief policy. minister. Startup policy. Startup policy. Okay. Okay. Sir, my question to you is Vision India. How different it is when compared to Viksit Bharat? Viksit Bharat is going to be, say, $45 trillion economy in 2047. So we have taken 40 years to cross $1 trillion economy after 1947. And to cross another 1 trillion, take another 20 years. That means 60 years after independence, we cross only $2 trillion economy. Whereas for the last 2 years, now we are 4.3, doubled up. But Vision India is fine. But is it in parallel to Viksit Bharat? Or it is contradictory? This is one question. Second question, sir, or rather it is a suggestion. Now, Startup India, where a lot of startups are starting, 98% go failure, only 2% survive. So my suggestion, every suggestion I am giving is, all these startups, if they are becoming a member of the local association or local chambers of commerce, and government can handheld such kind of startup so that experienced entrepreneurs can train them up for sustainability. This is what startup can be sustained. That's my suggestions. Thank you. मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने न केवल हमारी जानकारी को और बढ़ाया, और जहां विकसित भारत की बात है, वो डिवीजन की बात ज्यादा करते हैं, हम विजन की बात ज्यादा कर रहे हैं। हमारा विजन है पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और सबको साथ लेकर के चलने का। उनका सेलेक्टिव है, उनका विजन सेलेक्टिव है। पर कैपिटा इनकम का अगर हम आंकड़ा देखें, द डेटा व्हाट वी सी, कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो जिनको हम राशन दे रहे हैं उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो हमारे गरीब हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज करें। शायद एक हमारी वही कोशिश है कि स्टार्टअप या एग्रीकल्चर सेक्टर में हम स्टार्टअप्स को कैसे जोड़ें कि हमारे फार्मर्स या रूरल इकोनॉमी को भी हम पुश दे सकें। I think with that we don't have really time. I just have one last. Sorry, we don't really have time for this.
करने दे। अच्छा ठीक है, वन मोर विद दिस परमिशन। एक छोटा सा प्लीज question आप है। कहिए ना। इंडिया बहुत पुराना है सर, एंड वी आर स्टिल फीलिंग दैट वी आर वेरी डिपेंडेंट। हम जब भी देखते हैं, हम दूसरों के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, गूगल हो, या वॉट एवर दैट दैट वी यूज, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री. सो हैड वी गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू स्टार्टअप फ्रॉम डे वन, वी वुड हैव आवर ओन Google, or you can talk about Facebook, Instagram, everything. I think we are still very far. Is this part of Vision India to give this leverage to our youngsters, youth, to develop on there, so that what extent that government will support to this, sir? हाँ, बहुत सुझाव आपका। अगर ये जो बातें हम देख रहे हैं, अगर अपने पड़ोसी देश को देखें तो दे हैव देयर ओन फेसबुक, ओन सोशल प्लेटफॉर्म्स, और उन्होंने जिस तरह अपनी इकोनॉमी को मूव किया है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को जिस तरह ग्रो कराया है, या आईटी सेक्टर में जितना अपने आप को ग्रो किया, शायद हमारे देश को भी उसी दिशा में काम करना चाहिए था। जो मेक इन इंडिया एक सपना तो अच्छा था, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया सरकार ने। हमारी कोशिश होगी कि विजन इंडिया के माध्यम से जो हम प्लान डेवलप और एसेंट की बात सोच रहे हैं, उसमें हम लोग इस कोशिश करेंगे, इन कामों को करें आगे। Thank you so much. I think press है यहाँ. Sir, can we take more question? One last question with this permission. Yes, please. Please बोलिए. Because the press is here. बताएं, please. A very good evening, sir. So we are from your alma mater college, SJC Mysore. We are a set of professors have come. So indeed, we are very happy to be with you today. So my question straightly to you is, as we understand that the Indian economy so far has been predominantly with respect to technology and software side, that's how it has grown. Now when we compare that, as we are moving from some trillion to 5 trillion economy, so we understand that the software itself, services itself is not sufficient. So slowly we are understanding that we need to move to manufacturing sector. Sir, in your perception, how can we achieve, and you have seen a set of engineering colleges across India, from Kashmir to Kanyakumari. So how we can just go about it to making this 5 trillion economy and going in the path of manufacturing sector? What changes you like to bring in such that we move towards that? As we understand that China is a production house of the world, and they have every other products, and they are catering to the world requirements. What is your idea to move in this? Thank you. ये आपने पूछा क्योंकि अगर हमें वो टारगेट हमारा है और दुनिया में हमें दूसरे देशों से कुछ सीखना है, तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है और जो और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको और पुश देना पड़ेगा, और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, तब जाकर के हम कामयाब होंगे। और साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम उसको मिस नहीं कर सकते। So I think with that we announce the close of this super session. Many thanks, Hajis. Thanks, sir, for your generous time. Please come on the stage and felicitate our distinguished panel, starting with the Honorable Shri Akhilesh Yadav ji. Presenting a token of Vision India to Honorable Akhilesh Yadav ji. And a bouquet of flowers. डियर फ्रेंड्स, सर बता रहे थे कि मैसूर से पढ़े हैं, एंड आई वांटेड टू गिव हिम सम स्पेसिफिक विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ फॉर मैसूर। तो मैंने सैंडलवुड का मैसूर अंबारी जिसे बोलते हैं प्रोसेसन वाला आपके लिए मंगवाया है। आप यहां से पढ़ कर गए, वहां संघर्ष किया, सीएम बने, मेरे जैसे आदमी को जिसका कोई गॉड फादर नहीं था ले जाकर एमपी बनाए। अब हमारी जिम्मेवारी है कि आपको फिर से हम सीएम बनाएं कि विजन इंडिया पूरे देश में फैले। A symbol and memory of Mysore. I now request Rajiv ji to please felicitate
Alok Ranjan Sahab, former Chief Secretary of UP. I will verify your name. I request Ajib ji once again to felicitate Kiran Hegre ji